नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज राहुल का रण रोजगार और आरक्षण। दरअसल राहुल गांधी के बिहार दौरे ने कांग्रेस का चुनावी प्लान उजागर कर दिया है, डिकोड कर दिया है। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के बाद राहुल गांधी के भाषण ने साफ कर दिया कि बिहार में कांग्रेस इस बार बदली हुई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस का फोकस इस बार दलित, अति पिछड़ा के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है और ये अति पिछड़ा जिसकी आबादी बिहार में करीब 37% है और यही अति पिछड़ा नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोक दिया है। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में इस वर्ग के उत्थान को मुद्दा बनाया, यानी परोक्ष निशाने पर नीतीश कुमार रहे। और दरअसल ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिसके तहत कुछ समय पहले, याद होगा आपको, कांग्रेस ने अपने 40 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी जिसमें सवर्णों से भागीदारी लेकर पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम और दलितों को दी गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यह सक्रियता बिहार में एनडीए के साथ साथ तेजस्वी की भी परेशानी बढ़ाएगी? देखिए बिहार चुनाव में कांग्रेस किसको करेगी डेंट। अगर आप दलित हो, माइनॉरिटी हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। संविधान से लेके घूम रहे हैं आजकल नया फैशन में। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में। रविवार को राहुल गांधी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। वहीं सोमवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम को संबोधित किया, क्योंकि बिहार में इसी साल यानी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले कांग्रेस नए तेवर और कलेवर में नजर आ रही है। कांग्रेस ने बिहार में पूरे पॉलिटिकल पैटर्न में बदलाव लाने की ओर कदम बढ़ा दिया। इसकी झलक बीते कुछ समय से दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सोमवार के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का मुद्दा उठाया, आरक्षण का जिक्र किया। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं। इस बार कांग्रेस बिहार में ईबीसी, ओबीसी और दलित सबको जोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही। राहुल गांधी का प्लान दलितों के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को साथ लाना है। इससे कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार पहले से बेहतर करने में कामयाब हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में इसके संकेत भी दिए। बिहार को लेकर राहुल गांधी अब एक्टिव मूड में आ गए हैं। राहुल गांधी की नजर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर है, जो अब तक जदयू का वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए आज राहुल गांधी ने केवल पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर बात कही। राहुल जानते हैं अगर इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी मिलती है तो न सिर्फ कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी बल्कि एनडीए को भी एक बड़ा झटका लगेगा। राहुल गांधी ने पटना में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। दावा किया कि पिछड़ों और दलितों की उच्च पदों पर उतनी हिस्सेदारी नहीं जितनी होनी चाहिए। बड़े पदों पर सवर्णों का ही बोलबाला है। इस परंपरा को राहुल गांधी तोड़ने की बात करते हैं। बिहार में इस खास वर्गों को साधने के उद्देश्य से ही बीते दिनों कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला था और दलित चेहरा राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप अस्पताल जाते हो, कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है। वही हम कर रहे हैं, एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, ये सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। राहुल गांधी के बिहार दौरे से कई सियासी संदेश भी निकल रहे हैं। एक तो ये कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपने आप को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है।
माना जाता है कि तेजस्वी कन्हैया को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी का कन्हैया की पदयात्रा में शामिल होना साफ संदेश देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से आने वाले बिहार चुनाव लड़ेगी। साफ है कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी। पिछले 3 दशक से बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नहीं रही है। लोगों की नजर में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की दिशा और दशा बदलने लगी है। एक नई समीकरण और सोच के साथ कांग्रेस ग्राउंड पर खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। बिहार में कांग्रेस का प्लान दिल्ली वाला भी हो सकता है। भले ही दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अपने वोट बैंक को पहले से ज्यादा मजबूत किया। बीते 3 महीने में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर गए। इससे साफ है कि बिहार में चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से एक्शन मोड में आ गई। राहुल गांधी अपने दौरे में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की बात कर रहे हैं, जिसने जेडीयू और एनडीए गठबंधन को थोड़ा असहज जरूर किया है। ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। 15 साल से सरकार चला जो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको। सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी सब भाग गया। अब ना नीतीश कुमार काम शुरू किया है तो स्थिति बदली है बिहार में। अब उनको वैसे भी कोई बिहार वहार से लेना देना नहीं है। बिहार, बंगाल और गुजरात चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस पार्टी की एक जरूरी बैठक 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में। इस बैठक में एआईसीसी के सदस्य शामिल होंगे। पार्टी नेता मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक बेहतर प्रदर्शन के बाद लगातार मिली नाकामियों से पार्टी का मनोबल गिरा है। इस बैठक में पार्टी को फिर से मजबूत करने और नई दिशा देने की कोशिश होगी। पिछले दिनों देश भर से आए जिलाध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बात कही थी जिसके बड़े गहरे मायने थे। उन्होंने कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी बहुत ही मजबूत है, लेकिन जब तक हम चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक अपनी विचारधारा को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और शायद इसी बात को तय करने के लिए कि अपनी आइडियोलॉजी को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, विचारधारा से ज़्यादा लोग कैसे जोड़ पाएं, इसके लिए कांग्रेस अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक करने जा रही है। और उसके पहले एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। 8 अप्रैल को जो बैठक होने जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, वो विस्तारित बैठक है। और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं सरदार पटेल स्मारक पर। और इस स्मारक पर जो बैठक होने जा रही है वो स्थल यहाँ पर है जहाँ पर कांग्रेस ये तय करेगी कि कैसे पटेल जैसे मजबूत नेताओं की याद में एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ बने जिससे कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हों उसमें कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रख सके। 8 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और फिर साबरमती के तट पर 9 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक। बड़े नेता देश भर से आए करीब 1700 डेलीगेट से बात करेंगे और वो रोड मैप तय होगा जिस पर आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल और दूसरे चुनाव में कांग्रेस काम करेगी। इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें सवर्णों की भागीदारी घटाकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों को ज्यादा स्थान दिया गया। कांग्रेस ने इस बार 21 नए चेहरों को शामिल किया और 19 को फिर से मौका दिया। जेडीयू और बीजेपी के विकल्प में इसे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति माना जा रहा है। अभी भी बोलते हैं लोग कि अब तैयारी कर रहे हैं। 15 साल बीत गया उनका ये तैयारी करते करते। 3rd टर्म हारे है कांग्रेस देश में, कोई संभावना भी नहीं है आगे। हम लोग तो थे ना इंडिया गठबंधन में, देखे है ना हाल क्या था इन लोगों का। कांग्रेस का कुछ बिहार में है, वो तो 15 में कुछ नीतीश जी सीट करवा दिए तो कुछ सीट हो गया था। कांग्रेस का क्या है बिहार? राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव भी बना रही है राजद पे, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी
19 जीते थे और 50 से ज्यादा सीट हार गए थे। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट। कांग्रेस अब बिहार में सवर्ण के साथ अति पिछड़ों और दलितों को जगह देने जा रही है, साथ ही मुस्लिमों को भी साधने की तैयारी। कांग्रेस के घोषित जिला अध्यक्षों की सूची में रणनीति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जारी किए गए 40 जिला अध्यक्षों की लिस्ट में ओबीसी 10, अल्पसंख्यक 7, जिसमें 6 मुसलमान और 1 सिख, दलित 5 और अति पिछड़े 3 जिला अध्यक्ष को जगह दी गई। वहीं सबसे ज्यादा 14 सवर्ण जिला अध्यक्ष बनाए गए। इनमें भूमिहार 6, ब्राह्मण 4, राजपूत 3 और कायस्थ 1 को जगह दी गई। जिला अध्यक्ष की लिस्ट में सवर्ण सबसे अधिक होने के बाद भी सबसे अधिक झटका सवर्ण को ही लगा है। दरअसल इससे पहले के जिला अध्यक्षों में सवर्ण की संख्या 67% थी, यानी 40 में 26 सवर्ण और इसके बाद दलितों की संख्या, लेकिन अब ये घटकर महज 14 रह गई। वहीं बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष एक दलित चेहरा विधायक राजेश कुमार को बनाया गया है, लेकिन दलितों की दावेदारी में भी कटौती की गई। ऐसा करके कांग्रेस बिहार में माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में। अहमदाबाद में जिस बदलाव की अपेक्षा की जा रही है वो दरअसल इस तरह से होने जा रहा है कि कांग्रेस अब प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी प्रभारियों तक ही सीमित अपने आप को नहीं रखना चाहती है, बल्कि नेतृत्व ये चाहता है कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों से जुड़े। सीधे तौर पर जिला अध्यक्षों से जुड़ने का ये फायदा होगा कि ग्रास रूट पर आखिरकार कांग्रेस किस तरह से करी है ये समझने का मौका मिलेगा। कैसे उम्मीदवारों का चयन हो, कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उस फीडबैक को हासिल किया जाए जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आला कमान तक नहीं पहुंच पाते हैं और जिन्हें आला कमान के द्वारा उठाया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें तभी हो सकती हैं जब सीधे दिल्ली में बैठा नेतृत्व ग्रास रूट्स पर जुड़े। और कहीं ना कहीं वो जो पन्ना प्रमुख की बातें हैं भारतीय जनता पार्टी में जो सुनी जाती हैं वो किस तरह से अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, कुछ उसी प्रकार का एक प्रयोग जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। और इसके लिए संभव है कि संविधान में बदलाव की जरूरत पड़े, जिसे आने वाले 2 दिनों में CWC की बैठक और AICC की बैठक में अंजाम दिया जा सकता है। बिहार में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम तो शुरू किया है, हर वोटर तक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत क्या रंग लाएगी इसका पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से सौरभ कुमार और अहमदाबाद से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि आप देखें तो एक और बात है, हाइप दरअसल हर जगह क्रिएट हो रही है, चाहे वो हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो या फिर दिल्ली रहा हो, लेकिन हर जगह कांग्रेस को इसका फायदा मिला नहीं। अब बिहार में है, लेकिन कांग्रेस पॉजिटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में एक अलग रणनीति के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में उतरने जा रही है। राहुल गांधी जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं बिहार में, अगर उस वोट बैंक को हासिल करने में कामयाब होते हैं तो बिहार में चुनावी समीकरण जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि बिहार में ईबीसी, ओबीसी और दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। किसकी कितनी आबादी हम आपको दिखाते हैं। वर्ग के अनुसार देखिए, अति पिछड़ा, इसमें आबादी जो है 4.70 करोड़ है। प्रतिशत में देखा जाए करीब 37%, 36.01। इसके बाद पिछड़ा की बात की जाए 3.54 करोड़। इसके बाद प्रतिशत में 27% के आसपास इनकी भी आबादी आती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी जिसे कहा जाता है 2,56,00,000, 19.65% इनकी आबादी है। और ट्राइब्स की अगर आप बात करें तो 22 लाख आबादी है और प्रतिशत में 1.68%, बहुत कम है। लेकिन इन वर्गों की अगर बिहार में कुल भागीदारी आप देखें तो एक बड़ा फैक्टर क्रिएट होता है, क्योंकि कुल मिलाकर की आबादी 84.46, लगभग 84.5% की बनती है। अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसका एक बड़ा हिस्सा जेडीयू को मिलता रहा है और ऐसे में इस वोट बैंक में सेंध लगाकर कांग्रेस बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकती है। लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आता है, और इसलिए नजर आता है क्योंकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आते। तमाम कोशिशों के बावजूद एक एक करके वो रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूं। 2020 पिछला चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़े, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, मात्र 19 जीते, वोट शेयर 9.48%। इसके पहले चलिए 2015 का चुनाव जेडीयू आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी थी, लड़े 41 पर, जीते 27 सीटें और वोट शेयर 6.7। यहां वोट शेयर जरूर गिरा, लेकिन 27 सीटें जीतने में कामयाब रही कांग्रेस। 2010 में देखिए अकेले चुनाव लड़ी थी तो कितना बड़ा नुकसान, एक भारी डेंट उठाना पड़ा था। 8.37% वोट शेयर के साथ 243 सीटों पर हालांकि लड़े थे, लेकिन मात्र 4 ही सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा 2010 में देखिए
आरजेडी के साथ मिलकर लड़े 51 सीटों पर जीते 6.09% वोट शेयर इनका रहा था। तो ये पिछले तमाम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति, बीते 4 चुनाव में कांग्रेस के लिए नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब कांग्रेस अकेले दम पर मैदान में उतरी तो उसका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां कम नहीं है। एक तरीके से पहाड़ इसे आप कह सकते हैं, इसको कैसे पाटेंगे, पार कैसे करेंगे राहुल गांधी, उनकी रणनीति कैसे काम आएगी, देखना बाकी है। पहली चुनौती देखिए गठबंधन के लिए तेजस्वी की शर्त को मानना, और इसकी सबसे पहली परीक्षा क्या होगी, 70 सीटों पर जो दावा कांग्रेस कर रही है वो सीटें हासिल कर पाए, और वो भी ऐसी सीटें होनी चाहिए जहां पर कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत नजर आ रही है। तो क्या यह हो पाएगा? सबसे कड़ी परीक्षा महागठबंधन के लिहाज से यही होगी। महागठबंधन के लिए दूसरी, कन्हैया को चेहरे के तौर पर पेश करना। लालू यादव दरअसल कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी के सामने क्योंकि कॉम्पिटिटर मानते हैं तो असहजता है एक, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया को इस यात्रा की बागडोर देकर राहुल गांधी ने यह जताने की कोशिश की कि कांग्रेस को इस बार कम आंकना भूल होगी। अब देखिए, तेजस्वी यादव के साथ टकराव से बचना भी होगा, और यह टकराव क्यों आ सकती है? एक फैक्टर पप्पू यादव, उनको लेकर के टकराव की संभावना बरकरार है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए खुद पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने डेरा जमा लिया था, हालांकि सफल नहीं हो पाए और पप्पू यादव पूर्णिया में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। एक और बड़ा संकट जो है वो संगठन, उसकी मजबूती, उस पर काम करना होगा कांग्रेस को, और यह चुनौतीपूर्ण है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर रहा है और इस वजह से ज्यादा कुछ कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। साथ ही साथ एक और अभाव है, वो है प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव। बिहार में कांग्रेस के पास ऐसा कोई करिश्माई नेता है ही नहीं जो राज्य स्तर पर जनता को एकजुट कर पाए, और पार्टी के उभार के रास्ते में यह सबसे बड़ा रोड़ा मालूम पड़ता है। अब फोकस क्या किया जा रहा है? जनता के मुद्दों पर फोकस, और राहुल गांधी ये समझ रहे हैं, जरूरी मान रहे हैं। इसमें बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे, बिहार के तमाम मुद्दों को समेटकर आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, और रणनीति और संदेश स्पष्ट है कि इन्हीं के रास्ते अब कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। हाल के समय में पलायन रोको, नौकरी दो, यह अभियान जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने में चुनौतियां हैं। मतलब राहुल गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया है। वो उस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं जिसके बिहार में आबादी निर्णायक है, लेकिन 3 महीने में तीसरी बार बिहार गए राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठा दिया है। लेकिन इसकी तीव्रता बिहार में कितनी असरदार साबित होगी, देखिए इसका एनालिसिस। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? पटना में जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया। दावा किया कि इस मुद्दे को उठाने की वजह से ही बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। राहुल ने दावा किया कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, चुनाव के बाद उन्होंने संविधान का फिर से सम्मान शुरू कर दिया। पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ, और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। राहुल गांधी के बयान से इतना तो साफ हो गया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में संविधान भी मुद्दा रहने वाला है। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। वैसे इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने अभी से तैयारी शुरू कर ली। राहुल गांधी के बयान पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। बिहार में जहां तक आंकड़ों की बात है, इसका वोट बैंक एनडीए को मिलता रहा है, जबकि दलित और यादव वोट बैंक महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर साल 2020 के चुनावी नतीजों की बात करें तो महागठबंधन को ब्राह्मण वोट 15% मिला, जबकि एनडीए को 52% वोट मिला। भूमिहार वोटर की बात करें तो महागठबंधन को 19%, जबकि एनडीए को 51% वोट मिला।
इसके अलावा राजपूत वोटर 9% महागठबंधन और 55% एनडीए की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ यादव वोटर 83% महागठबंधन को मिला, जबकि एनडीए की तरफ सिर्फ 5% ही मिला। मुस्लिम वोटर की बात करें तो 76% महागठबंधन और 5% वोट एनडीए को मिला। 34% रविदासी वोटर महागठबंधन को गया, जबकि 27% एनडीए को मिला। आंकड़े एनडीए की तरफ जाते रहे हैं, लेकिन जो दलित और पिछड़ा वर्ग है इस बार उसमें कांग्रेस सेंध लगाने की तैयारी में। आरजेडी का दावा है कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से एनडीए में खलबली है और एनडीए घबराया हुआ है। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। राहुल गांधी और कांग्रेस का प्लान बिहार में बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करना है। जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाती है तो इससे न सिर्फ बिहार में रिजल्ट अच्छा होगा, बल्कि इसका वोट बैंक भी मजबूत होगा। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।